हेलो बच्चों, मेरा नाम राधा मीना है। संदीपनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो हिंदी व्याकरण की बात करना चाह रहे हैं। हिंदी व्याकरण, देखिए, जब हम कभी किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके पहले उसका जो है ज्ञान होना जरूरी है कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में, तो ये जानना चाह रहे हैं कि हिंदी व्याकरण वास्तव में है क्या। देखें, यदि हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है विधन आकरण। विधन आकरण का मतलब होता है विग्रह या विश्लेषण। विग्रह नाम से पता चल रहा है तोड़ना। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। जैसे हमने कोई शब्द लिखा, सपोज लिखा आदि, आदि, तो देखेंगे आ दा में जो है छोटी मात्रा हो जाएगी, लेकिन यही चीज यदि हम आ दा देंगे तो आदि का मतलब जहां आपने देखा तोड़ने के बाद यदि हमने मात्राओं में परिवर्तन कर देते हैं या वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं तो शब्द में क्या हो जाता है, परिवर्तन। देखिए, हमने लिखा आदि और ये हो गया आदि। आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, किसी चीज का अभ्यस्त। जैसे कोई शराब पीता, शराब का अभ्यस्त हो गया, लेकिन आदि का मतलब है कि और भी आगे हैं। यदि हम किसी शब्द को तोड़ने के बाद में उसका अर्थ निकलना चाहिए, तोड़ने के बाद उसका खंड होना चाहिए और जो सार्थक होना चाहिए। सिखाने का काम कौन करता है? व्याकरण करता है। बात करते हैं विश्लेषण की, तो विश्लेषण का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी, जैसे कोई भी वाक्य लिखा है, वाक्य लिखा तो ऐसा तो नहीं है कि लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर या कारक के आधार पर उसमें परिवर्तन हो गया है। जैसे हम बात करते हैं राम खाती है, राम खाते हैं, सीता खाता है, तो इन वाक्यों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि जो राम होता है वो पुल्लिंग होता है और उसके साथ जो है क्रिया क्या लगा रखी है, स्त्रीलिंग लगा रखी है। यह राम जो है देखेंगे पुल्लिंग है और एक वचन में है, और यहाँ क्रिया क्या है, बहुवचन के रूप में आ गई। यहाँ देखेंगे सीता की हम बात करते हैं तो सीता देखें आप, ये स्त्रीलिंग है और क्रिया क्या हुई है, पुल्लिंग के रूप में आ गई। तो व्याकरण हमको यही सिखाता है कि लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के आधार पर, किसी भी आधार पर जो है वाक्यों में अशुद्धियां तो नहीं है। यही सिखाने का काम कौन करती है? व्याकरण। इसीलिए हम जब परिभाषा की बात करते हैं, व्याकरण की परिभाषा की बात करते हैं, तो व्याकरण क्या है, तो आप देखेंगे भाषा को शुद्ध रूप लिखने के एक शास्त्र को हम क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा पहले से ही होती है। भाषा को शुद्ध रूप लिखने का तरीका जिस शास्त्र के द्वारा बताया जाता है उसको हम बोलते हैं व्याकरण। अभी आपने कुछ पेपरों में देखा होगा कि व्याकरण के बारे में बात की थी कि व्याकरण होता क्या है, तो उसमें लिखा था भाषा को शुद्ध रूप लिखने वाले शास्त्र या विधा को हम क्या बोलते हैं? व्याकरण। याद रखिए, भाषा पहले से ही होती है। भाषा को किस तरीके से शुद्ध रूप लिखा जाए, चाहे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां या वाक्य संबंधी अशुद्धियां, किसी भी आधार पर जो अशुद्धियां वो बताने का काम कौन करता है? व्याकरण। इसीलिए यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो देखें, व्याकरण भाषा का वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप लिखने, पढ़ने और उच्चारण से संबंधित नियमों का निर्धारण करने में क्या करता है? मदद करता है। अब आपने शायद देखा होगा कि वर्तमान में बच्चे कुछ प्रश्न में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि, यानी मुख से निकली हुई ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं? अक्षर। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता दूसरा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तो वो होता है अक्षर। यदि पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है वर्ण। याद रखिए, जैसे ही मैंने बोला क, च, ट, आ, ई, ये होते हैं अक्षर। जब इसी अक्षर को हम लिख देते हैं, जैसे क, च, ट, त, आ, ये सब क्या हो जाता है? हमने क्या बोला हमने अक्षर के लिखित रूप को क्या बोला है? वर्ण। यानी हम जब इसको लिख देते हैं तो किस में परिवर्तित हो जाता है? वर्ण में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सबसे पहले आपको ध्वनि लगाना पड़ेगा। यदि मौखिक इकाई की बात करते हैं तो अक्षर लगाना पड़ेगा, और यदि आपसे बोला लिखित इकाई की बात करते हो तो लिखित इकाई में क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाता है। प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे पहले ध्वनि, फिर अक्षर और फिर होता वर्ण। लेकिन जैसे ही आपसे पूछा जाता है भाषा की लिखित इकाई, तो चाहे आपके उत्तर में अक्षर दिया हो, ध्वनि दी हो, वो आपको हर स्थिति में क्या लगाना पड़ेगा, वर्ण ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आया समझ में। अब बात करते हैं हम लोग भाषा की पूर्ण इकाई। तो भाषा की पूर्ण इकाई होती है वाक्य। क्या होती है, वाक्य। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हमने बोला अक्षर, तो सबसे पहले हमको ये जानना है अक्षर क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बोला मुख से निकली हुई ध्वनि को ही क्या बोलते हैं हम, अक्षर। मुख से जो भी ध्वनि निकले, मैंने बोला क, च, ट, प, ये सब क्या होते हैं, अक्षर होता है। यदि हम इसकी बात करते हैं अक्षर से तात्पर्य है अनाशवान। अनाशवान का अर्थ होता है जिसका खंड ना हो सके। अक्षर का मतलब होता है अनाशवान, जिसका खंड ना हो सके। अभी कुछ बच्चों ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि मैडम जो है अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए अक्षर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बधाक्षर और एक होता है मुक्ताक्षर की बात कर। देखें आप यहाँ पर कि अक्षर के भेद की यदि हम बात करते हैं तो अक्षर के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, बधाक्षर और मुक्ताक्षर। अब बधाक्षर होता क्या है, तो देखें आप कि जिसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हो। क्या बोला हमने, कि जिसकी अंतिम ध्वनि क्या है, व्यंजन होती है, उसको बोला जाता है बधाक्षर। जैसे देखें आप, ये लिखा आप, तो आप में देखें यहाँ पर पा के नीचे हलंत लगा है, तो यहाँ पर देखें ध्वनि किस में आ रही है, व्यंजन। इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, व्यंजन। नाम, इसकी अंतिम ध्वनि क्या हो रही है, व्यंजन। वही चीज की बात कर, मुक्ताक्षर की बात कर रहे हैं, जिसकी अंतिम ध्वनि क्या होती है, स्वर होती है। क्या होती है, जिसकी अंतिम ध्वनि क्या होती है, स्वर होती है, उसके अपन बात करते हैं। जैसे देखें बात करते गोर, गो, तो गा में देखो ओ की मात्रा लगी, तो यहाँ देखो ओ का उच्चारण है, यानी यहाँ पर क्या है, स्वर। तो अंतिम ध्वनि क्या हो गई, स्वर। जैसे बोला रे, तो रा में देखो, रा में ए की मात्रा लगी, तो यहाँ हो गया ए, क्या हो गई, ए स्वर हो गई। तो आप देख रहे हैं जिसकी अंतिम ध्वनि क्या होती है, स्वर होती है, उसको बोला जाता है मुक्ताक्षर। तो याद रखिए कि अक्षर जो होता है, अक्षर क्या होता है और अक्षर के भेद क्या कितने होते हैं, वो यहाँ इस प्रकार से लिखा गया। अब बात आती है कि व्याकरण की। तो व्याकरण के भेद की बात पूछी गई है। मुझे बहुत साल हो गए, 15 से 16 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। मैंने बच्चों को देखा अनेक प्रकार की समस्या आती है। कहीं कहीं बोलते हैं मैडम व्याकरण के 2 प्रकार, वही व्याकरण के 2 प्रकार नहीं होते हैं, व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। पूरी के पूरी व्याकरण इन तीनों के ही आसपास घूमती है। चाहे इनके प्रकारों की बात करें, चाहे इनके माध्यम से हम चाहे संधि की बात करें, समास की बात करें, अलंकार, भेद, कुछ भी बात करते हैं, वो इन तीनों के ही आसपास घूमती रहती है। इसलिए जब आपसे पूछा जाता है कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं, तो व्याकरण के 3 ही भेद होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, अभी इसके पहले हमने बात की थी कि भाषा के सबसे छोटी लिखित इकाई की बात की थी वर्ण। तो यही परिभाषा की बात करते हैं कि जो अक्षर होता, अक्षर के लिखित रूप को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ण। जैसे मैंने अभी आपको बोला मुख से निकली ध्वनि को अक्षर बोलते हैं। जब इसी अक्षर को हम लिख देते हैं तो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो वर्ण होता है, इसी आधार पर बनती है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला, माला का मतलब है बहुत सारे मोतियों से मिलकर माला बन रही है। तो यहाँ भी हम बहुत सारे मोती का मतलब, यहाँ सिंपल सी बात है कि स्वर और व्यंजन की बात करेंगे। ठीक है, इन स्वर और व्यंजन, इनसे मिलकर एक माला बनती है, जिसको बोला जाता है वर्णमाला। ठीक है, इस वर्णमाला की हम बात करते हैं तो इसकी जहाँ परिभाषा की बात करते हैं तो आता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोला हमने, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। अब देखो, मैं जब भी बच्चों से पूछती हूँ भाई व्यवस्थित शब्द क्यों लिखा गया है आपकी भाई परिभाषाओं के अंतर्गत, तो बोलते हैं मैडम जो है इसलिए लिखा गया है कि साहब वो क्रम के आधार पर। मैंने पूछा भाई क्रम किस आधार पर, तो बोले पहले आ आता, फिर बड़ा आता, फिर छोटी आती, फिर बड़ी आती। मैंने बोला बेटा
वर्ण जब बोला गया वर्णों के व्यवस्थित समूह की बात करते हैं तो व्यवस्थित का मतलब होता है कि हम उच्चारण और समय की बात करते हैं। व्यवस्थित उच्चारण की बात करते हैं तो हमारे मुख के अंतर्गत जो जो वर्ण है उसका उच्चारण कहाँ हो रहा है, कि कंठ में हो रहा है, कि तालु में हो रहा है, कि मूर्धन्य में हो रहा है, कि दंत में हो रहा है, ठीक है, कहाँ हो रहा है, या कितना समय लिया जाता है, इसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है, ना कि क्रम के आधार पर। जैसे हम बोलते हैं भाई, देखेंगे को, ख, ग, देखें ध्वनि का स्थान क्या है, कंठ। उसी प्रकार देखें च, छ, जा, तो देखो तालु के आगे आ जाएगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं ट, ठ, ड, देखो जीभ कहाँ गई, तालु के पिछले वाले हिस्से में गई, अर्थात मूर्धन्य की बात करते हैं। तो यहाँ हम बात कर त, थ, दा, तो देखते हैं जीभ कहाँ पर टकरा रही है, दांतों के ऊपर की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार पा, फा, बा, तो आप देख रहे हैं कि होंठ के ऊपर ध्वनि का स्थान हो रहा है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें ओ, आ, तो देखिए कंठ की बात करते हैं। उसी बाद ई, ए, आई, उसकी बात करते हैं, या री की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं ध्वनि का स्थान कहाँ है। उसी प्रकार यहाँ साथ ही साथ आप देखते हैं कि समय कितना ले, जैसे बोला अ, आ, ई, उ, इसके आधार पर हमने क्या करा है, वर्णमाला को व्यवस्थित करा। तो वर्णमाला को व्यवस्थित करने के लिए उच्चारण और समय को महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात करते हैं। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 50 होगी, 51 होगी, 52 होगी, क्या होगी। आधुनिक किताबों के अंतर्गत और मानक वर्णमाला के अंतर्गत इसकी संख्या 52 ही बताई गई है। आप 49 या 51, 52, 50, तो 52 ही आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात आती है, पहले की किताबों के अंतर्गत 49 वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताई गई थी, क्योंकि पहले जो होता था द्विगुण व्यंजन और श्री को शामिल नहीं करने के कारण इसकी संख्या कितनी थी, 49। लेकिन वर्तमान में आपको इसकी संख्या कितनी बतानी पड़ेगी, 52 ही बतानी पड़ेगी। यही चीज़ की बात करें देवनागरिक लिपि में वर्णमाला की बात करते हैं, तो देवनागरिक लिपि में वर्णमाला की संख्या कितनी हो जाती है, 48 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, जिसमें 52 में से संयुक्त व्यंजनों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसलिए देवनागरिक लिपि में वर्णमाला की संख्या कितनी हो जाती है, 52। याद रखिए वर्णों की संख्या कितनी बता रहे हैं देवनागरिक लिपि, वर्णों की संख्या कितनी बता रहे हैं, 48। उसी से हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो पहले कितनी होती है, 49, और वर्तमान में कितनी होती है, 52। तो आपको बताना पड़ेगा कि 52 ही होती है, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, अभी हमने बात की थी वर्णमाला में, तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। अब 52 किस तरीके से होती हैं, तो देखें आप, जो स्वर होते हैं स्वर वो होते 11, व्यंजन जो होते हैं व्यंजन हो जाएंगे 33, अयोगवाह की हम बात करते हैं, अयोगवाह हो जाएगा 2, और आहा, ठीक है। उसके बाद बात करें संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो होंगे 4, छ, त्र, ज्ञा और श्री। इसके बाद हम बात करें द्विगुण व्यंजन की, द्विगुण व्यंजन जब हम बात करते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 2। याद रखिए ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे ये बिंदु, इस प्रकार से आप देखते हैं संख्या कितनी हो जाती है। हमने बोला है कि वर्णमाला को उच्चारण और समय के हिसाब से कितने भागों में विभाजित कर रखा है, 3 भागों में विभाजित कर रखा है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवाह। तो वर्णमाला को उच्चारण समय के हिसाब से कितने भागों में विभाजित कर रखा है हम लोगों ने, 3, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। जब हम स्वर की बात करते हैं तो मुख्य रूप से क्या होता है कि स्वर के 4 ही प्रकार पढ़ाए जाते हैं। मुख्य रूप से बताया जाता है 3 है, लेकिन 3 नहीं होते, 4 होते हैं, 4 प्रकार पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के स्वर भी होते हैं, जिसमें मूल स्वर होता है, आगत स्वर होता है, जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वर होते हैं, होष्टाकृति के आधार पर स्वर होते हैं,
मुखाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, नाक और मुंह से वायु निकलने के आधार पर स्वर होते हैं, जाति के आधार पर स्वर होते हैं। इतने प्रकार के हम क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे। इसी प्रकार से व्यंजन के भी अनेक प्रकार हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर क्या होता है। ठीक है, स्वर, स्वर की बात करें। स्वर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला में बोलेंगे कि वे वर्ण जो मौलिक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो बिना किसी सहायता के, बिना किसी सहायता के बोले एवं लिखे जाते हैं स्वर कहलाते हैं। परिभाषा समझ में आई कि वे वर्ण जो मौलिक है, स्वतंत्र है और बिना किसी सहायता के बोले लिखे जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वरों के साथ जो संख्या होती है, स्वर की संख्या होती है, होती 11। 11 में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, हमने परिभाषा क्या बोली, मौलिक होते हैं। देखें मौलिक कैसे होते हैं, देखें देखें मौलिक होते हैं, मूल रूप से बने हुए होते हैं। देखें इसमें इस बा को आ की आवश्यकता पड़ी, इस जा को बड़ा की आवश्यकता पड़ी, इस ना को आ की आवश्यकता पड़ी, इस ना को आ की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार देखें यहाँ पर ना को आ की आवश्यकता पड़ी, टा को आ की आवश्यकता पड़ी, का को आवश्यकता पड़ी, इनको आवश्यकता पड़ी, इसको आवश्यकता पड़ी और इसको आवश्यकता, लेकिन इनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। अर्थात हमने बोला है कि वे वर्ण जो मूल रूप से बने हुए होते हैं, स्वतंत्र हैं। दिख रहे होंगे आपको, स्वतंत्र है, वो बिना किसी सहायता के बोले लिखे जाते हैं, स्वर कहलाता है। देख रहे हो, ये किसी की सहायता नहीं, आग किसी की सहायता नहीं ले रहा, बड़ा नहीं ले रहा, ई नहीं ले रही, ये किसी की मदद नहीं ले रहे, इसलिए ये मूल रूप से बने हुए होते हैं, स्वतंत्र और बिना किसी सहायता के बोले लिखे जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन परीक्षा में पूछा गया है संस्कृत भाषा में जो है, संस्कृत भाषा में स्वर की संख्या क्या होगी, या वैदिक भाषा में स्वर की संख्या क्या होगी, या आर्य भाषा में स्वर की संख्या क्या होगी। तो स्वरों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 13। इसमें 11 में री के नीचे, ज्ञा तो वही रहेंगे, री के नीचे री और ला के नीचे री को शामिल करते हैं, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। यानी संस्कृत में स्वरों की संख्या की हम बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 13, और हिंदी की बात करते तो हिंदी में कितनी हो जाती है, 11। अब हम बात कर रहे हैं स्वरों के भेद या प्रकार के। तो हमने पहले बोला है कि स्वरों के भेद और प्रकार किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उच्चारण और समय के हिसाब से। उच्चारण और समय के हिसाब से हमने इसका क्या करा है, वर्गीकरण किया है, जिसमें पहला है लघु या ह्रस्वर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है लघु। लघु का मतलब होता है छोटा, छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा। तो हमने बोला है उच्चारण समय के हिसाब से, तो हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। क्या पढ़ रहे हैं, वर्णमाला। तो परिभाषा भी वही बोलना पड़ेगा कि वे वर्ण जो उच्चारण में सामान्य समय लेते हैं और समय की गिनती और मात्रा एक होती है। इसको प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है,
प्रयोग किया जाता है जिसे खड़ी पाई कहते हैं, जिसे खड़ी पाई कहते हैं। ये जो डंडा होता है इसको बोला जाता है खड़ी पाई। दूसरा नाम इसे छंदमय लघु मात्रा भी बोले, छंदमय लघु मात्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि वे वर्ण जो उच्चारण में सामान्य समय लेते हैं और समय की गिनती या मात्रा एक होती है और इसको प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे छंद में लघु मात्रा कहते हैं। और इनकी संख्या जो हो जाती है वो होती है 4, छोटा, छोटी, छोटो और री। अब आपको मैं बता दूं, कुछ लोग जो है मूल स्वर को ही लघु स्वर मान लेते हैं। मूल स्वर अलग होता है और लघु स्वर अलग होते हैं। याद रखिए, मूल स्वर जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो मूल स्वर की संख्या बता दूंगी और लघु स्वर की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम दीर्घ की। दीर्घ स्वर की बात करते हैं, दीर्घ या गुरु। अब नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ या गुरु। दीर्घ का मतलब था बड़ा। बोले बड़ा किससे? बड़ा किससे? बोले बड़ा है लघु से। किससे बड़ा? लघु से बड़ा। तो परिभाषा क्या बोलेंगे कि वे वर्ण जो उच्चारण में लघु की अपेक्षा दुगना समय लेते हैं और समय की गिनती और मात्रा 2 होती है, और इसको प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे हम बोलते हैं वर्तुल। ठीक है, क्या बोलते हैं? चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं वर्तुल। इस आधार पर दीर्घ स्वर की संख्या हो जाती है 3, बड़ा, बड़ी और बड़ो। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूं कि कुछ बच्चे जो है दीर्घ और संयुक्त स्वर को शामिल करके इसके प्रकारों की संख्या क्या बता देते हैं? 3 बता देते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 3 नहीं है, 4 होती है। कारण क्या है कि जो निर्माण के आधार पर वर्गीकरण किया गया, निर्माण के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वो 4 के आधार पर है, लेकिन मात्रा की जहां बात करते हैं तो मात्रा में कितनी हो जाती है? 3। क्यों? क्योंकि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर इन दोनों के उच्चारण में 2 गुना समय लगने के कारण क्या हो जाती है? इसकी मात्रा कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसके प्रकारों को दीर्घ के अंतर्गत संयुक्त स्वरों को शामिल कर दिया गया, जबकि संयुक्त स्वर अलग होते। कारण ये होता है कि देखें संयुक्त स्वर क्यों, देखें ये छोटा या बड़ा के सामने ई या ई आएगी तो बनेगा ए। तो आप देख रहे हैं कि लघु और दीर्घ के माध्यम से हम बना रहे हैं, संयुक्त की बात कर रहे हैं। किसके माध्यम से बना रहे हैं? लघु और दीर्घ के माध्यम से हम क्या बना रहे हैं? संयुक्त बना रहे हैं। इस वजह से निर्माण के आधार पर क्या होगा? ये नहीं आएगा। इसलिए यदि आपसे पूछा जाता है कि स्वरों के कितने प्रकार रहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा स्वरों के 4 ही प्रकार होते हैं। ठीक है, अब बात देखो बेटा, अब आके बात करते हैं हम लोग इसकी संयुक्त स्वर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? संयुक्त स्वर की बात करते हैं। संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर में आप देखेंगे नाम से पता चल रहा है जोड़ना। नाम से ही पता चला है क्या है? जोड़ना। बोले जोड़ेंगे किसको? बोले जोड़ेंगे स्वर को। किसको जोड़ेंगे हम लोग? स्वर को जोड़ें। लेकिन कैसे जोड़ेंगे? असमान। किसकी बात कर रहे हैं? कैसे जोड़ेंगे? असमान। तो असमान स्वरों के मेल से जो मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। कैसे? देखें, छोटा या बड़ा के सामने यदि छोटी या बड़ी आएगी तो बनेगा ए। देखें, छोटा के सामने ई आई तो भी ए बनेगा, छोटा के सामने बड़ी आई तो भी ए बनेगा, बड़ा के सामने छोटी आई तो भी ए बनेगा, और बड़ा के सामने बड़ी आएगी तो भी क्या बनेगा? ए बनेगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं, छोटा या बड़ा के सामने ए आया तो बनेगी आई, छोटा के सामने ए आया तो भी आई बनेगी, और बड़ा के सामने ए आया तो भी क्या बनेगी? आई। इसी प्रकार से हम बात करते हैं तीसरा कि छोटा या बड़ा के सामने ऊ या ऊ आ जाएगा तो बनेगा ओ, और छोटा या बड़ा के सामने यदि ओ आ जाएगा तो बनेगा औ।
इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि असमान स्वर के मेल से जो मिलकर बनता है उसको बोला जाता है संयुक्त स्वर। परिभाषा की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वे वर्ण जो लघु की अपेक्षा दुगना समय लेंगे और समय की गिनती और मात्रा भी क्या होती है, 2 होती है, और इसको प्रदर्शित करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसको बोला जाता है वर्तुल। और इन संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, अब यदि ये 4 आते हैं तो इसमें भी कौन सा चिन्ह लगेगा, वर्तुल का। तो याद रखिए इस प्रकार की हम बात करते हैं। अब चौथा प्रकार आता है इसका स्वर का, वो होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के हम जहां बात करते हैं, प्लुत का मतलब होता उछला हुआ, उछला हुआ। कभी आपने देखेंगे, कभी कुछ लोग जो हैं अपने दोस्तों को बुलाते हैं तो बोलते हैं ओ मोहन, ओ राम, इस प्रकार के जो शब्द बोलते हैं। उस दौरान आप देखते हैं ओ राम, तो देखते हैं कि बहुत लंबा खींचा है। तो ये क्या होता है, किसी को पुकारते समय आपने कभी देखा होगा, शास्त्रीय गायन के दौरान भी कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह राग अलापते हैं। तो राग अलापते समय भी वो क्या करते हैं, एक लंबा सुर खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये वास्तव में क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। तो क्या बोला जाता है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण तो होता है, जिनका उच्चारण तो होता है किंतु लिखा नहीं जाता, बल्कि इसकी जगह 2 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह है, एक होता है ट्रिपल एस यानी 3 वर्तुल, और एक होता है 3, हिंदी का 3। ये इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे, अभी हमने बात करी कि हम किसी को पुकारते तो ए लड़के की बात कर पुकारते समय, यानी बोले हे भगवान, हे राम, ओम। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये जो चिन्ह हैं, ये चिन्ह का उपयोग किया जाता है। वास्तव में क्या होती है, स्वर होते हैं, लेकिन इनके क्या होता है, उच्चारण तो होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, बल्कि इसकी जगह क्या करते हैं, 2 प्रकार के चिन्हों का उपयोग करते हैं। इसको बोला जाता है प्लुत स्वर। और ये किसी को पुकारते समय, कोई रो रहा है उस समय, गाते समय इसका उपयोग किया जाता है। फिर वही बात करेंगे भाई, सीधे सी बात है, ये लघु की अपेक्षा 3 गुना समय लेता है। किसकी अपेक्षा, लघु की अपेक्षा 3 गुना समय लेता है। और समय की गिनती और मात्रा 3 होती है। लेकिन हमारे हिंदी में जो है 3 कोई मात्रा ही नहीं होती है, लघु और दीर्घ मात्रा होती है। लेकिन फिर भी इसको क्या बोला जाता है, त्रिमात्रिक स्वर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया है कि त्रिमात्रिक स्वर के नाम से किसको जाना जाता है, प्लुत स्वर को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या करा है, ये तो आपको हर किताबों में 4 प्रकार मिल जाएंगे। अब हम जो पढ़ेंगे अगले जो पार्ट में, वो पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। मूल स्वर क्या है, आगत स्वर क्या है, जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वर क्या है, ओष्ठाकृति के आधार पर क्या है, मुखाकृति के आधार पर क्या है, ये अनेक प्रकार के स्वर और आगे हम लोग अगले पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो समस्या आपको आती थी वो मैं आपको इस प्रकार से दूर करूँगी, ताकि जब भी आप किसी चीज़ को देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्लुत स्वर है, कि दीर्घ स्वर है, कि आगत स्वर वगैरह। ठीक है, और बच्चों, यदि आपको वीडियो बहुत पसंद आया है
या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई कमजोरियां हैं कि या कोई गलतियां हैं, तो आप हमें बताइए। यदि आपको बहुत अच्छा लगा हमारा जो वीडियो, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।